हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले 2023 की न्यू रिलीज मूवी सिर्फ एक बंदा कापी का मूवी एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते बिना किसी देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन की और मूवी की शुरुआत होती है 2013 में नई दिल्ली से। एक लड़की अपने माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन आती है एक रेप कंप्लेंट फाइल करने के लिए। एक्चुअल में लड़की माइनर यानी कि 18 साल के अंदर की होती है। उस लड़की का नाम है लूसिम और ये काफी हाई प्रोफाइल केस था। लूसिम का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। दरअसल में उसने एक बाबा के खिलाफ केस फाइल किए। उस बाबा को जोधपुर से अरेस्ट कर लिया जाता है। उस बाबा के भक्त लाखों में थे जो कि इस केस के वजह से वो और उसके फैमिली पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे, जिसके कारण जोधपुर में कर्फ्यू लगाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक लॉयर को जिसका नाम होता है पीसी सोलंकी, जो अपने बेटे और अपने माँ के साथ रहता था। अगले दिन कोर्ट केस था और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है। जज साहब को बाबा बताते है कि वो इनोसेंट है। बाबा के लॉयर है शर्मा जी, जो चाहता है कि बाबा को बेल मिल जाए। और वही लू के लॉयर का कहना था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्हें अदालत से कुछ वक्त चाहिए। जज साहब बाबा को 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रहने का ऑर्डर देते हैं। बाबा जी का बेटा उनके वकील शर्मा जी पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन किसी तरह शर्मा उसे चुप कराता है। और वही लू के लॉयर लू के घर वालों से मिलने के लिए आता है। वो उन्हें यकीन दिलाते है उन्हें वो इंसाफ दिलाकर रहेंगे। लू के पापा वकील से चाय सीट की कॉपी मांगते हैं, लेकिन लॉयर उन्हें नहीं दे रहा था। वो उन्हें बातों में ही उलझा रहा था। उसके बाद उनका लॉयर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपने कार की चाबी वही भूल गया था। लू के पापा उन्हें चाबी लौटाने के लिए उनके पीछे जाते, तभी वो लॉयर की बातें सुनते। वो लॉयर फोन पे बातें कर रहा था कि सामने वाले से 1 करोड़ से ज्यादा मांगो, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, तो इसीलिए ज्यादा कमाना तो बनता है। इससे नू के पापा समझ जाते हैं कि वकील क्या कर रहा है और आगे जाके वो क्या करने वाला है। इसके बाद वो अगले दिन पुलिस ऑफिसर को घर पर बुलाते। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर लॉयर पीसी सोलंकी का नाम सजेस्ट करता है। उसके बाद लू की फैमिली सोलंकी के घर जाती है। सोलंकी जानता था कि ये केस कितना रिस्की है। वो हर एक से सेपरेटली बातें करता है। पहले वो नू के पापा को बुलाता है और उनसे सब कुछ पूछता है। नू के पापा बताते हैं कि नू बाबा के ही एक स्कूल में पढ़ती थी और वो वहाँ पर हॉस्टल में रहती थी। और एक दिन वार्डन का कॉल आया था कि नू की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जब नू को वही के डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर का कहना था कि नू को भूत लग गया है, उन्हें बाबा से मिलना होगा, क्योंकि इसका इलाज केवल बाबा जी ही कर सकते हैं। नू के मम्मी पापा उसे बाबा के पास दिल्ली ले गए। वहाँ जाने पर उन्हें पता चला कि बाबा दिल्ली में नहीं है, वो जोधपुर आए हुए हैं। उसके बाद वो लोग जोधपुर आए और बाबा से मिलकर बाबा को सब कुछ बताया। बाबा ने कहा कि वो नू को ठीक कर देंगे। उसके बाद बाबा उन्हें एक टेंट के पास ले गए। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया और नू को अंदर ले गए, जिसके बाद नू सोलंकी को सब कुछ बताती है। जब वो अंदर गई तो कमरे की लाइट ऑफ थी। बाबा बेड पर बैठे हुए थे और उन्होंने नू को अपने पास बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि वो उनकी भक्त बन जाए। स्कूल और कॉलेज में क्या ही रखा है, पढ़े लिखे लोग भी आज उनके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। उसके बाद वो नू को कपड़े उतारने के लिए कहने लगा। नू उसे मना कर रही थी। उन्होंने उसका मुंह दबाया और उसका प्राइवेट पार्ट टच करने लगा। नू जब बाहर आई तब वो बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि वो जिस इंसान को आज तक भगवान समझ रही थी उसी ने उसके साथ ये सब कुछ गलत किया ही। नू अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता देती है। उसके बाद उसके पेरेंट्स बाबा से मिलने के लिए जाते हैं। नू उनसे नहीं मिलती है, क्योंकि आखिरकार वो पुलिस स्टेशन आकर कंप्लेंट फाइल कर देती है। सोलंकी भी उनसे कहता है कि वो बहुत ही बहादुर है, क्योंकि उसने कंप्लेंट फाइल की है। उनकी लड़ाई अब तक कंप्लीट नहीं हुई है, आगे कोर्ट में तरह तरह के सवाल किए जाएंगे। नू के कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई जाएंगी, लेकिन नू को अपने स्टेटमेंट पर आखिर तक कायम रहना होगा। उसके बाद सोलंकी नू के मम्मी पापा को एक कहानी सुनाता है कि एक बाइकर बहुत तेजी से बाइक चला रहा था, लेकिन तब वो देखता है कि एक आदमी अपने बच्चे के साथ रोड क्रॉस कर रहा था। जब वो बाइकर ब्रेक लगाता है, लेकिन तभी बच्चे का बाप बच्चे को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बच्चे के पैर को चोट लग जाती है। बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। बच्चे को थोड़ी सी चोट आई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद बच्चे का पैर बहुत ज्यादा दर्द करने लगा। जब डॉक्टर को दिखाया गया तब पता चला कि उस बच्चे के पैर में मोच आया है। बच्चे के बाप के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था कि वो बच्चे का इलाज कर सके, इसलिए उसने उस बाइकर के खिलाफ केस फाइल कर दी। सोलंकी नू के पापा से पूछते हैं उसे किसके खिलाफ केस लड़नी चाहिए। उसके पापा का कहना था कि उसे बाइकर के खिलाफ केस लड़नी चाहिए, लेकिन सोलंकी यहाँ पर कहता है कि वो 3 लोगों के खिलाफ केस लड़ रहा था। एक तो बाइकर जो हाई स्पीड में बाइक चला रहा था, दूसरा वो पहला वाला डॉक्टर जिसने बच्चे का चेकअप ठीक से नहीं किया था, और तीसरा
दूसरा उस बच्चे का बाप जिसने ठीक से रोड क्रॉस नहीं करवाया। गलती उन तीनों लोगों की थी, लेकिन सबर उस बच्चे को ही करना पड़ा। सोलंकी नू के पापा से कहता है इस केस में उन्हें बहुत सारी धमकियां मिलेंगी, उन्हें अपने बयान से मुकरना नहीं है, उसे अपने बयान पर कायम रहना होगा। नू के पापा सोलंकी से उसके फीस के बारे में पूछता है, लेकिन सोलंकी उनसे कोई भी फीस की डिमांड नहीं रखता है। अगले दिन कोर्ट का सेशन स्टार्ट होता है और बाबा के लॉयर शर्मा जी का कहना था नू की उम्र 18 साल से ज्यादा है, यानी नू माइनर नहीं है, वो अडल्ट है। वो नू की डेट ऑफ बर्थ दिखाते हैं, जिसमें नू की डेट ऑफ बर्थ 1994 लिखी हुई थी, लेकिन सोलंकी उन्हें सेकंड बर्थ डेट दिखाते हैं, जिसमें नू की बर्थ डेट 1996 होती है, यानी कि वो माइनर है। और लॉ के हिसाब से सेकंड सर्टिफिकेट ज्यादा वैलिड माना जाता है, इसलिए बाबा की बेल डे नाइट हो जाती है। सोलंकी काफी ज्यादा टेंशन में था, अगर बाबा को एक भी हियरिंग में बेल मिल गई तो बाबा यहाँ से भाग जाएगा और फिर उसे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। सोलंकी नू के पापा से बात करता है और जितने भी विटनेस है वो उन सभी को तैयार रहने के लिए कहता है। बहुत से लोग गवाही देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ शर्मा जी से कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए वो बाबा जी के लिए एक नया वकील बुलाते जिसका नाम था राम चांदवानी। वो काफी सिंसियर और फेमस वकील थे। कोर्ट केस शुरू होता है और राम चांदवानी का कहना यह था कि पुलिस ने इस केस को ठीक से हैंडल नहीं किया है। कंप्लेंट जोधपुर में करनी चाहिए थी क्योंकि क्राइम जोधपुर में हुआ था, लेकिन जबकि इसकी FIR दिल्ली में की गई। तो मिस्टर सोलंकी उन्हें बताते स्पॉर्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल एक्ट के हिसाब से अगर लड़की के प्राइवेट पार्ट को टच किया है तो उससे भी रेप कॉन्फिडेंस किया जाता है। इंटरकोर्स हो या ना हो उसे भी रेप ही माना जाएगा। ये एक्ट 2012 के बाद निर्भया केस के बाद से लागू किया गया है। और रही बात मेडिकल टेस्ट और FIR लिखने की, ये भी अलाउड है। एक रूल है, जब मेडिकल टेस्ट हो तब एक पुलिस ऑफिसर और उसके मम्मी पापा होने चाहिए, और उस हिसाब से पूरी प्रोसेस ठीक से हुई है। उसके बाद बाबा की बेल फील्ड डिनाइट हो जाती है। बाबा का बेटा रामचंद्रानी पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो उसके पापा को बेल नहीं दिला पाई। उसके बाद दो लोग नू के वकील PC सोलंकी को 20 करोड़ की ऑफर देते, लेकिन सोलंकी वो लोगों का ऑफर ठुकरा कर पुलिस को कॉल करता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। कोर्ट केस स्टार्ट होता है। राज सज्जन नाम का एक आदमी बाबा के खिलाफ गवाही देता है। एक्चुअली राज बाबा का एक्स एम्प्लॉय था। बाबा सत्संग में कुछ लड़कियों के ऊपर टॉर्च मारा करता था और उसके बाद वो लड़कियां उन्हीं के साथ रहने लगती थी। बाबा ने इस तरीके से बहुत सारी लड़कियों का रेप किया है। जब उसे ये बात पता चली तो उसने बाबा की नौकरी छोड़ दी। शर्मा जी नू के पापा पर आरोप लगाते हैं कि वो जानबूझकर बाबा को फंसाना चाहते हैं, लेकिन नू के पापा अपने बयान पर कायम रहते हैं। नू को कट घर में बुलाया जाता है और वो भी अपना बयान देती है और वो उसी बयान पर कायम रहती है। उसके बाद शर्मा जी नू से कुछ अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, लेकिन नू उसका भी सही जवाब देती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि बाबा के बेटे पर भी 2 रेप कंप्लेंट फाइल हुए। उसके बाद पुलिस उसे ढूंढने लगती है, लेकिन वो फरार था। लेकिन तभी खबर आती है कि प्रतीक नाम के एक आई विटनेस का मर्डर हो गया है। सोलंकी ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो देखता है कि 2 लोग उसका भी पीछा कर रहे थे। वो पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है और गाड़ी स्पीड में चलाने लगता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस आती है, तब तक वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर से कोर्ट केस शुरू होता है और नू के प्राइमरी प्रिंसिपल का कहना ये था कि नू की डेट ऑफ बर्थ 1994 है। सोलंकी यहाँ पर समझ जाता है कि उसे भी डराया धमकाया गया होगा। उसके बाद वो प्रिंसिपल को फिर से पूछता है अगर नू का एडमिशन हुआ था तो उसकी फीस की रिसीट और बाकी सारे रिसीट वहाँ पर होंगे और उस पर डेट भी लिखा होगा, लेकिन प्रिंसिपल के पास उसका कोई भी जवाब नहीं था। तब ये साबित हो गया था वो झूठ बोल रही थी। उसके बाद जितेंद्र नाम का एक आदमी बाबा के खिलाफ गवाही देता है। वो बाबा को शक्तिवर्धक दवाइयाँ दिया करता था और उसे पूरा यकीन था कि बाबा ने कई सारी लड़कियों का रेप किया है। जब लोग कोर्ट से बाहर आ रहे थे तभी उस भीड़ में से एक अनजान आदमी आकर जितेंद्र का मर्डर कर देता है और ये देखकर सोलंकी और भी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी वहाँ पर पुलिस वाले सोलंकी और नू के फैमिली को प्रोटेक्शन देते और साथ ही सभी आई विटनेस को भी जो बाबा के खिलाफ गवाही देने वाले थे। नू सोलंकी से कहती है कि वह अब इस सबसे थक चुकी है। सब लोग उसे ऐसे नजर से देखते हैं जैसे उसने ही कोई क्राइम किया हो। सोलंकी उसे समझाता है और हिम्मत से काम लेने के लिए कहता है क्योंकि लड़ाई अभी भी बाकी थी और ये लड़ाई किसी भी हालत में सोलंकी और नू को जीतनी थी। उसके बाद जैसे ही कोर्ट का सेशन स्टार्ट होता है शर्मा जी नू से सवाल करने लग जाता है जब नू के साथ रेप हुआ था तब वहाँ पर बेडशीट कौन था और उसका कलर कौन था, वहाँ पर कोई पंखा था या नहीं। ये सुनकर सोलंकी शर्मा जी से पूछता है आपके एम्प्लॉय के वॉच का कलर कौन सा है, उनका पेन कौन सा है, लेकिन शर्मा जी के पास उनका जवाब नहीं था। तभी सोलंकी कहते हैं क्या नू को पता था
था कि वहाँ पर उसके साथ ये सब कुछ होने वाला है और बाद में उसे ये सारे सवाल किए जाएंगे। ये सुनकर शर्मा जी की बोलती बंद हो जाती है। कुछ दिनों के बाद और एक खबर आती है कि और एक विटनेस को मार दिया गया है। उसके बाद सोलंकी अपने असिस्टेंट को इस केस से निकाल देते हैं क्योंकि वो सेफ रहे। उसके बाद एक्स लॉ मिनिस्टर वेंकटेश स्वामी की एंट्री होती है। वो जज साहब से रिक्वेस्ट करने आए थे कि बाबा जी को जल्द से जल्द बेल मिले। बाबा जी ने कितने सारे स्कूल, कॉलेजेस और अस्पताल खोले, वो इतने अच्छे काम करते हैं, लेकिन उन्हें एक बेल भी नहीं मिली। लेकिन सोलंकी कहते हैं ये सब करने से उन्हें रेप करने का लाइसेंस तो नहीं मिलता। सोलंकी कहता है कि आप बाबा के बेल के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास बाबा के एप्लीकेशन नहीं है और अगर कल बाबा गिल्टी प्रूफ हो गए तो स्वामी जी के पार्टी पर बहुत असर होगा और बहुत भारी नुकसान होगा। ये सुनते ही स्वामी जी वहाँ से चला जाता है और फिर से बाबा की बेल डे नाइट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कुछ लॉयर ये कह रहे थे कि बाबा को एक डेंजरस बीमारी है, इसलिए बाबा को बेल मिलनी ही चाहिए। और तभी सोलंकी को अपने घर से माँ का कॉल आता है कि उसका बेटा घर से गायब है। ये सुनकर सोलंकी काफी ज्यादा डर जाता है और वो पुलिस वालों को कॉल कर इन्फॉर्म करता है और वो कोर्ट में वापस आकर अपनी केस लड़ने लगता है। सोलंकी जज साहब से कहता है कि बाबा इस तरह से फरार होने की कोशिश कर रहा है, अगर एक बार उनको बेल मिल गई तो वो यहाँ से भाग जाएंगे और फिर किसी के भी हाथ नहीं आएंगे। और रहा सवाल बाबा की बीमारी का, तो हमारे इंडिया के पास बिलियन डॉक्टर की कोई कमी नहीं है। उन्हें कह दिया जाए कि उनका चेकअप करे, उसके बाद रिपोर्ट्स आएंगे, उसके बाद वो कोई डिसीजन ले सकते। जज साहब भी मेडिकल टेस्ट की परमिशन दे देता है। थोड़ी देर बाद सोलंकी को फिर से कॉल आता है, उसका बेटा मिल गया है। वो उसके फ्रेंड के साथ आइसक्रीम खाने के लिए बाहर गया था। उसके बाद बाबा की मेडिकल टेस्ट की जाती है और उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी और इसलिए फिर से बाबा की बेल डी नाइट हो जाती है। सोलंकी जब घर आता है तब वो अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो बिन बताए घर से गायब हो गया था। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और सन 2018 को फैसला होने वाला था बाबा ने क्राइम किया है या नहीं। शर्मा जी जज साहब से कहता है कि बाबा ने कितने अच्छे काम किए, जैसे स्कूल ओपन करना, हॉस्पिटल ओपन करना और गरीब लोगों को फ्री ट्रीटमेंट करवाना। बाबा जी के आश्रम में हजारों लोग फ्री में खाना खाते हैं, इसीलिए उनके अच्छे कामों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोगों की भावना इन बाबा से जुड़ी हुई है। बाबा को अगर सजा हुई इसका समाज पर गलत असर होगा। इस पर सोलंकी कहता है कि बाबा जी ने जो किया है वो माफ करने के काबिल नहीं है। अगर वो चैरिटी करते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कोई भी क्राइम करे। इसके बाद सोलंकी सभी को एक कहानी सुनाता है। जब भगवान राम ने रावण को मार दिया था, रावण को मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिला था। रावण बहुत तपस्या करने लगा और भगवान शिव को बुलाने लगा। उसकी तपस्या देखकर माता पार्वती शिव से बोली, वो उनका इतना बड़ा भक्त थे तो वो उसे दर्शन क्यों नहीं देते। शिव जी ने कहा कि इस दुनिया में 3 तरह के पाप है। एक जो इंसान अनजाने में करता है और फिर उसने माफी मांगने के बाद उसे माफी भी दी जाती है। दूसरा क्राइम है अति पाप, जिसमें मर्डर, किडनैपिंग, रेप, चोरी ये सब कुछ होता है। इसमें सजा मिलती है और सजा काटने के बाद माफी मिलती है। लेकिन तीसरा क्राइम है महापाप, जिसमें माफी नहीं मिलती। लेकिन पार्वती ये कहती है कि रावण ने भी तो सीता का अपहरण किया था, तो ये भी अति पाप में आता है। तो शिव जी ने कहा अगर रावण ने रावण बनकर सीता का अपहरण किया होता तो शायद उसे माफ कर भी देते। लेकिन रावण ने एक साधु का भेष लेकर सीता का अपहरण किया और ये महापाप में आता है क्योंकि इससे समाज पर बहुत गलत इफेक्ट होगा। ये माफी के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। सोलंकी कहता है कि बाबा आज के युग का रावण है, जो लोगों की श्रद्धा और आस्था का फायदा उठाता है और ये सारे घिनौने काम करते हैं। इसलिए ऐसे आदमी को फांसी होनी चाहिए। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि बाबा को क्या सजा होंगी। जज साहब बाबा को उम्र कैद की सजा देते हैं। जैसे ये न्यूज बाहर आती है तो सब लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि आखिरकार नु को न्याय मिला। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।